हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DOSOL NC वेब के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। और फर्स्ट सेमेस्टर में हम डिसिप्लिन कोर्स का एक सब्जेक्ट हिस्ट्री का, जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सेंचुरी तक, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी, इस बुक के यूनिट नंबर 8 को कवर अप करेंगे। 7 यूनिट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। जितना डिटेल में हो सकता था उतना डिटेल में हमने इस चैप्टर को कवर अप किया है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। आपको क्या करना है, उन वीडियोस को भी 1 से 2 बार जरूर देखना है ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से आंसर बना पाए। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यूनिट नंबर 8 का नाम है मौर्योत्तर काल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, सातवाहन और कुषाण के विशेष संदर्भ में। मतलब मौर्य उत्तर का मतलब ही है यहाँ पे कि मौर्य जो काल था, ठीक है, उस काल के बाद का समय, मतलब जब मौर्य काल के बाद का समय शुरू होता है तो उसके बारे में ये कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, उत्तर का मतलब मौर्य उत्तर का मतलब ही होता है, या फिर किसी भी टाइम के पीछे या हम कहें काल के पीछे जब उत्तर उत्तर लग जाता है, मतलब उस समय के बाद का समय। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर में, वो आता है राजनीतिक इतिहास के बारे में। मौर्य साम्राज्य के अंत और विघटन के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कई छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, अभी तक क्या था कि मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था। ठीक है, बहुत बड़ा विशाल मौर्य साम्राज्य था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। परंतु जब उसका अंत हुआ, उसका विघटन हुआ, तो उसके बाद क्या देखा गया कि भारत की राजनीति में कई या हम कहें छोटे छोटे क्षेत्र और उन क्षेत्रों में शक्तियों का उदय हुआ था। इस समय के दौरान कई महत्वपूर्ण राजवंशों और साम्राज्यों ने अपनी पहचान बनाई। इससे पहले क्या था कि भाई मौर्य साम्राज्य को मेनली जाना जाता था, उसके विघटन अंत के बाद क्या हुआ कि भाई महत्वपूर्ण छोटे राजवंश और साम्राज्यों ने अपनी पहचान बनाई, वो सामने आए थे। पहला आता है शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य का सेनापति रह चुका पुष्यमित्र ने लगभग 180 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए क्या बताया गया, पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया गया, जो कि एक समय पर क्या थे, मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे, रह चुके थे। ठीक है, पुष्यमित्र ने लगभग 180 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य राजा था, राजा की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की थी। शासनकाल की बात करें तो शुंग का शासन लगभग 100 वर्ष तक चला। शुंगों ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा, पूर्व मालवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल किया था। शासनकाल की बात करें तो लगभग 100 जो वर्ष होते हैं, उन 100 सालों में, मतलब मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद 100 सालों तक इन्होंने, शुंग वंश ने अपना क्या करा था, शासन किया था। पाटलिपुत्र, अयोध्या को अपने अंतर्गत मिलाया था और विदिशा जो मालवा है, पूर्व पहले मालवा हुआ करता था, उसको विदिशा कहा गया, तो उसको भी अपने क्षेत्र में मिला लिया था। धार्मिक नीति की बात करें तो पुष्यमित्र ने वैदिक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता दिखाई। इससे बौद्ध धर्म का पतन हुआ और ब्राह्मणवादी संस्कारों को प्रोत्साहन मिला था। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा समझिए कि इनसे रिलेटेड पॉइंट पूछे जा सकते हैं, या आपको पॉइंट याद रहेगा तो आप अच्छे से बना पाएंगे। कि धार्मिक नीति की बात करें अगर शुंग वंश के दौरान, तो क्या करा था, पुष्यमित्र ने वैदिक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रति असहिष्णुता दिखाई थी। मतलब एक प्रकार से ये कहें कि भाई बौद्ध धर्म के प्रति वो क्या थे कि भाई बौद्ध धर्म के अपोजिट थे, वो उसको चीज को नहीं मानते थे। तो इस चीज से क्या हुआ कि भाई बौद्ध धर्म का पतन होना चालू हो गया था, और जो ब्राह्मणवादी संस्कार थे, ठीक है, जो वैदिक में बताए गए, हम वेद में देखें तो जो ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, ब्राह्मणवादी संस्कार, उनको अपनाया गया और उनको प्रोत्साहन मिला था। उसके बाद शुंग वंश के बाद आता है चेदी वंश। महामेध वाहन चेदी, इस वंश ने कलिंग मतलब दक्षिण उड़ीसा में पहली सदी के अंतिम समय में एक राज्य की स्थापना की थी। राजा खारवेल चेदी वंश का राजा खारवेल, जिसे हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है, जिसके
हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि उड़ीसा में एक नियमित राजतंत्र का उदय हो चुका था। यह शासन प्रणाली और सामाजिक ढांचे का विकास दर्शाती है। ठीक है, तो कौन थे राजा? वो थे राजा खारवेल, चेदी वंश के एक राजा खारवेल थे। ठीक है, जिसके हाथी गुफा अभिलेख, मतलब हाथी गुफा अभिलेख से क्या पता चलता है कि भाई उड़ीसा का जहाँ पे एक राज्य की स्थापना की गई थी, वहां पे राजतंत्र की व्यवस्था का उदय हुआ, राजतंत्र की व्यवस्था वहां चलाई गई और पूरा शासन उसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलाया गया था। अगला आता है सातवाहन वंश। इस वंश का राज्य भी इसी काल में विस्तृत हुआ, जिसमें आंध्र, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र शामिल था। ठीक है, चेदी वंश के दौरान, या फिर हम कहें चेदी वंश का जब समय चल रहा था, तो उसी समय के दौरान जो सातवाहन वंश था उसका भी हम कहे विस्तारित हुआ था इसी समय के दौरान। अब सातवाहन वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो सातवाहन वंश, यह वंश मौर्योत्तर काल का प्रमुख शासक वंश था, जिसने ईसा की पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के आरंभिक काल तक शासन किया था। ठीक है, तो देखिए इस चीज को समझिए कि सातवाहन क्या था। एक तो लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था, और दूसरा मौर्योत्तर काल के बाद जो प्रमुख शासकों में से एक था, मतलब वो किससे बिलोंग करता था? वो सातवाहन वंश से बिलोंग करता था। तो मौर्योत्तर काल का प्रमुख जो शासक वंश था वो क्या था? सातवाहन, जिसने क्या करा था? पहली सदी से लेकर तीसरी जो सदी के शुरुआती, मतलब ये आरंभिक काल तक उन्होंने शासन अपना किया था। वंश का उद्भव अपने अभिलेखों में सातवाहन ने खुद को वैदिक यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया है। ठीक है, देखिए जैसे कि मौर्य साम्राज्य के दौरान भी अभिलेख तैयार करवाए गए थे, तो उसी प्रकार के अभिलेख सातवाहन वंश के दौरान भी तैयार किए गए थे, जिसमें क्या बताया गया कि वैदिक यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया था। उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया, लेकिन पुराणों में उन्हें आंध्र और निम्न वर्गीय समाज समूह कहा गया है। ठीक है, अगर आप पुराणों को देखते हैं, ठीक है, पुराणों में क्या बताया गया? उन्हें बताया गया अद्र और निम्न वर्गीय, मतलब उच्च वर्ग से जो हम कहें कि मिडिल में जो आते हैं, सामाजिक समूह का हिस्सा माना गया था। ठीक है, मिडिल जो सामाजिक समूह है उसका हिस्सा माना गया था। राजनीतिक विस्तार की बात करते हैं तो राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी के शासनकाल में साम्राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार हुआ था। ठीक है, हम सातवाहन वंश को देखें तो हम देखते हैं उसके राजनीतिक विस्तार के बारे में, तो क्या पता चलता है कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी हैं, उनके समय काल में जब उन्होंने अपना शासन शुरू किया और जब तक उन्होंने शासन उनका खत्म हुआ, उस समय के दौरान उन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार किया था। काफी अपना क्षेत्र, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को अपने हिस्से में मिलाया था। इसके बाद उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलवामी और यरणाश्री सतकर्णी का शासनकाल आया था। स्थानीय शासकों का प्रभुत्व। साम्राज्य की बुनियादी ढांचा सामंतवादी था, जिसमें स्थानीय शासक महारथियों और महामात्रों के रूप में मौजूद थे। ठीक है, क्या होता था भाई? देखिए उस समय राजा हर क्षेत्र को नहीं संभालता था, तो उसके लिए सामंतों को रख दिया गया था, ताकि सामंत देखरेख करेंगे क्षेत्र की। ठीक है, और सारे का सारा जो चीजें हैं वो संभालेंगे। तो क्या बताया कि साम्राज्य की बुनियादी ढांचे जो था वो सामंतवादी था। भाई सामंत पूरा जो बुनियादी बेसिक चीजें हैं वो सामंत लोग संभाल रहे हैं, जिसमें स्थानीय शासक महारथियों और महापात्रों के रूप में मौजूद थे। बाहरी मूल वंश की बात करते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत के कई बाहरी मूल के राजवंशों का शासन था। मौर्योत्तर काल, जब मौर्य साम्राज्य का जो काल था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या देखा गया कि भारत के कई बाहरी मूल, मतलब भारत के बाहर के हिस्से से कई सारे जो राजवंश थे वो आए, उन्होंने शासन किया था। ये राजवंश मुख्य रूप से मध्य एशिया से आए थे, और इसके पीछे कबीलाई छापेमारी का कारण था। ठीक है, क्या था कि कबीलाई छापेमारी का कारण था, मतलब कबीले जो थे छापे मार लेते थे, तो उस प्रकार से ये लोग वहां से मध्य एशिया से कहाँ आए थे? भारत में आए थे। अगला टॉपिक आता है इंडो ग्रीक। उद्भव की बात करें तो इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन का आगमन हिंदू कुश पर्वत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हुआ है। ठीक है, इसका जो उद्भव की बात करें तो इंडो ग्रीक या फिर हम कहें इंडो बैक्ट्रियन का जो आगमन था वो कहाँ से था? हिंदू कुश पर्वत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ये लोग आए थे। इनका उद्भव वहां से हुआ था। साम्राज्य की बात करें, उन्होंने सिंधु घाटी और पंजाब के साम्राज्य स्थापित किया। सिंधु घाटी और पंजाब में साम्राज्य स्थापित किया था। कभी कभी वे गंगा यमुना के दोआब तक भी आक्रमण करते थे।
संस्कृति की बात करें, संस्कृति पर आपका इनका शासन यूनानी संस्कृति के प्रभाव के लिए उत्तरदायी था। इनका जो शासन था वो यूनान की संस्कृति का जो प्रभाव था उसके लिए उत्तरदायी था। मिंडार और एक प्रसिद्ध नरेश ने बौद्ध धर्म अपनाया और नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु के साथ लंबी व्रता की। शाक की बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे किस किस की बात कर रहे हैं, जो बाहर से आए थे, ठीक है, बाहरी मूल के जो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे आके शासन किया। अगर हम उनकी बात करें तो पहले आते हैं इंडो ग्रीक आते हैं, उसके बाद शाक आते हैं। शाकों की बात करें तो शाकों का संबंध भी मध्य एशिया के कबीलों से था, ठीक है। ज्यादातर लोग, इसमें हम बात करें जो वंश थे वो पहले कबीले थे, फिर वो यहाँ पे आके पूरी तरह डेवलप हुए, उन लोग अपने बसाए, तो उस प्रकार से कहा जाता है। तो शाकों का संबंध कहाँ से, मध्य एशिया के कबीलों से था। इनकी विभिन्न शाखाओं ने उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न भागों में शासन स्थापित किया था। ये लोग मेनली मध्य एशिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ के कबीले के थे। फिर वो लोग यहाँ आए, उन्होंने अपने अलग अलग जगह जैसे कि उत्तर और मध्य भारत में जो क्षेत्र हैं अलग अलग जगह, वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया था। मुख्य शासकों की बात करें तो शाकों के प्रधान क्षेत्रपों में रुद्रदमन सबसे प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मालवा, सौराष्ट्र, काठियावाड़ी और कोंकण पर शासन किया था, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध किसको माना गया, रुद्रदमन को माना गया है, जिन्होंने भाई मालवा, सौराष्ट्र, काठियावाड़ी और कोंकण जैसे जो क्षेत्र हैं वहां पे उन्होंने शासन किया था। महत्वपूर्ण शिलालेख की बात करें तो रुद्रमान का शिलालेख प्राचीन भारत का शुद्ध संस्कृत का पहला शिलालेख है। क्या माना गया, इनके शिलालेख के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रुद्रदमन का जो शिलालेख है वो प्राचीन भारत का शुद्ध संस्कृत, मतलब प्योरली संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शुद्ध में उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ऐसा नहीं है कि संस्कृत के सिवा किसी और भाषा का यूज किया गया, नहीं। शुद्ध संस्कृत का पहला शिलालेख है जो उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमाण है, मतलब उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका प्रमाण आपको उसमें देखने को मिलता है। फिर आता है पहलव। उद्भव की बात करें तो पहलव या पार्थियन ईरानी मूल के लोग थे, ठीक है। ये पहलव जो थे वो ईरानी मूल के लोग थे, मतलब वो एक प्रकार से ईरान से बिलोंग करते थे, ठीक है, वहां से आए हुए थे, जिन्होंने उत्तर पश्चिम में एक छोटी सी जागीर पर अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है। उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र का वहां पे एक छोटी सी जागीर से अपना क्या करा था, जो शासन की स्थापना है वो की थी। राजा गोदोफर्निस, उनका पहला प्रसिद्ध राजा गोदोफर्निस था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। अगला टॉपिक है कुषाण। उद्भव की बात करें तो मौर्य उत्तर काल, मतलब मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद आने वाली जो अंतिम शक्तिशाली शक्ति थी उसका कहा गया कुषाण, जो यूची नामक जनजाति से संबंधित थी। एकीकरण की बात करें तो कुजल कड़ाफिसिस नामक एक सरदार ने इन 5 कबीलों को एकत्रित कर कुषाण साम्राज्य है उसकी नींव रखी थी, ठीक है। मतलब 5 जो कबीले थे उनको एकत्रित किया और उसके बाद कुषाण साम्राज्य की नींव रखी गई। साम्राज्य का विस्तार की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में साम्राज्य ने गंगा की घाटी में विस्तार किया और विभिन्न संस्कृतियों का संगम हुआ था। राज्य के विस्तार की बात करेगी तो जो कनिष्क नामक राजा था उसके शासनकाल में वही गंगा घाटी में क्षेत्र का विस्तार किया, फिर विभिन्न संस्कृतियों का वहां से संगम हुआ था। सांस्कृतिक समावेश की बात करते हैं तो कुषाण साम्राज्य ने क्या करा था, बौद्ध, शैव और संस्कृत के जो साहित्य थे उनका संरक्षण किया था, मतलब उनको सेव किया था। उन्होंने भारतीय, यूनानी, पश्चिमी और मध्य एशिया की जो संस्कृति था उसका समावेश था। आर्थिक इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के समय में भारत का आर्थिक इतिहास नगरों के विकास, शिल्प उत्पादन, व्यापार और मौद्रिक प्रणाली के विस्तार से प्रभावित हुआ था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के दौरान जो आर्थिक स्थिति थी वो तो थी, उसके बाद का जो समय था जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद के समय में देखा गया कि भारत का आर्थिक इतिहास नगरों के विकास, शिल्प उत्पादन, व्यापार, मौद्रिक प्रणाली के विस्तार से प्रभावित हुआ था। इन चीजों का जब विस्तार हुआ तो भारत का जो आर्थिक इतिहास है वो भी इससे प्रभावित हुआ था। बड़े नगरों का विकास हो रहा है, शिल्प का उत्पादन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा शिल्प की जो चीजें हैं उनका निर्माण हो रहा है। व्यापार की बात करें तो नए नए व्यापार खुल रहे हैं, व्यापार के लिए लोग मतलब एक प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है,
ठीक है, मौद्रिक प्रणाली का से क्या हुआ, प्रभावित होता है। इस काल में नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी और व्यापारिक गतिविधियों में भी भारी वृद्धि हुई थी। अब क्या हुआ, ये जो काल था, ठीक है, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद का जो समय था, उसमें ये देखा गया कि नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी से बढ़ोतरी आई है। मतलब ज्यादा से ज्यादा नगर बस रहे हैं, लोग नगरों में आके मतलब गांव बसेरा छोड़ के लोग नगरों में आकर बस रहे हैं, ठीक है। और वो जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनमें भी भारी वृद्धि हुई थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों और वंश अपनी जगह बनाने लगे थे, जिसने स्थानीय आर्थिक प्रणाली को और भी विस्तृत किया था। अब क्या हुआ था कि जब तक मौर्य साम्राज्य था तब तक एक बड़ा क्षेत्र था, उसके बाद अब छोटे छोटे क्षेत्र हो गए। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया उसके बाद वही किसी क्षेत्र में किसी छोटे से राजा ने अपना वंश बसा लिया, वहां पे उन्होंने अपना पूरी व्यवस्था चला रहे, अन्य क्षेत्र में अन्य राजा ने अपना वंश बसाया और वो चला रहे। तो अब इससे क्या हुआ कि स्थानीय आर्थिक प्रणाली को और भी विस्तृत किया गया। शहरों का विकास की बात करें तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के बीच भारत में शहरी विकास की प्रक्रिया अपने चरम पर थी, मतलब सबसे टॉप पर थी, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा तेज हो रही थी, ठीक है, जो प्रक्रिया थी उस समय। क्या था कि भाई ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के बीच में जो भारत में शहरी विकास था वो अपने चरम पर था। इस समय नगरों की योजना, निर्माण और उसके विस्तार का था। ये जो समय था ये क्या था, नगरों की योजना की जा रही है, नगरों का निर्माण हो रहा है और नगरों का विस्तार हो रहा है। कई नगरों में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए, जैसे कि पक्की ईंटों से बने भवन, सुंदर सुनियोजित गलियां और नालियां और किलेबंद दीवारें, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई नगर बनाने से पहले योजनाएं रखी जा रही थी, नगरों का निर्माण हो रहा था, विस्तार होता है। साथ के साथ ये भी देखा गया कि कई नगर जो महत्वपूर्ण है वहां पे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। किस प्रकार से, भाई पक्की ईंटों के अच्छे भवन बनाए गए, सुंदर सुनियोजित गलियां बनाई गई, मतलब हिसाब किताब लगाकर सही प्रकार से जो गलियां हैं उनको नियोजित किया गया, नालियां और किलेबंद दीवारें भी निर्माण की गई थी। नवीनतम की बात करें तो नवीनतम निर्माण कार्य में देखा गया कि इस समय के नगरों में न केवल मजबूत भवन बनाए गए बल्कि नगरों की संरचना में नए तत्वों भी जोड़े गए। फर्श, छत और टाइलों का उपयोग भी नवीन तकनीक था, जिससे घरों और महलों को सुंदरता बढ़ी। क्या वो नवीनतम कार्य, मतलब न्यू जो कार्य थे उसमें क्या देखा गया कि भाई अच्छे भवन और मजबूत भवन तो बनाए जा रहे हैं, साथ के साथ फर्श, छत और टाइलों जैसी चीजें उनका उपयोग किया जा रहा है, जिससे महल और घर जो थे वो सुंदर बन रहे थे। प्रमुख नगरों की बात करें तो इस काल के प्रमुख नगरों में राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, श्रीवस्ती, कौशाम्बी, मथुरा, हस्तिनापुर, अयोध्या, उज्जैन प्रतिष्ठान जैसे शहर शामिल थे। जिन शहरों का मैंने नाम बताया ये शहर उस समय में हम कहें कि विस्तार हो रहा था, इन सब शहरों में काफी तेजी से निर्माण हो रहा था। इन नगरों में व्यापार, शिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये जो नगर थे ये क्या थे, व्यापार के, शिल्प के और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। इसके अतिरिक्त उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत के भी कई नगर जैसे सिकर, शौखान, पुष्पपुर, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, जगबाद, शिशुपालगढ़ जो कि उड़ीसा है, काफी नगरीय केंद्र थे, ठीक है। ये जो क्षेत्र थे ये भी नगरीय केंद्र थे, जहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे और वहां पे भी तेजी से विस्तार हो रहा था, नगरों में बढ़ोतरी हो रही थी और ज्यादा से ज्यादा चीजें उन क्षेत्रों में बनाई जा रही थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें इस समय में, तो इन नगरों के विकास के पीछे सुदृढ़ कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। ये जो नगर का विस्तार हो रहा था इसके पीछे किस चीज का अगर हम बात करें कि भाई किस चीज का हाथ था, तो वो मेनली था भाई सुदृढ़ कृषि व्यवस्था का। हालांकि मौर्य काल में राजकीय कृषि फॉर्म का उल्लेख मिलता है। मौर्योत्तर काल में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर खेती अधिक प्रचलित थी। अब देखिए मौर्य काल के अंतर्गत क्या था कि भाई राजकीय कृषि मतलब राज्य का एक क्षेत्र होगा, ठीक है, मतलब जिस भी क्षेत्र पर कृषि की जाएगी वो राज्य के अंतर्गत होगा और राज्य का ही माना जाएगा। परंतु जब मौर्य काल समाप्त हुआ तो उसके बाद निजी, मतलब कि भाई प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होगा, उस पे उस व्यक्ति की क्या होगा, उस व्यक्ति का हम कहे अधिकार होगा और वो उस भूमि पे खेती करेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी। भूमि का मालिकाना हक अब निजी हाथों में अधिक था, लेकिन राज्य का उस पर नियंत्रण भी बना हुआ था, ठीक है। राज्य जो था उसका नियंत्रण तो था ही, पर मेनली हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रत्येक व्यक्ति का उस चीज पर या उस जमीन पर अपना हक था, जो कि मौर्य काल में नहीं था। राज्य भूमि पर कर लगाने अपने खजाने को समृद्ध करता
था। राज्य क्या करता था भाई, भूमि पर कर लगाता था, भूमि तो उगाई गई कृषि के ऊपर कर लगाता था और उससे अपने जो खजाना है उसको भरता था। राजकीय भूमि का अनुदान, सातवाहन साम्राज्य के दौरान राजकीय भूमि का अनुदान दिया जाता था। जो सातवाहन साम्राज्य था उसके दौरान क्या होता था, जो राज्य की भूमि थी उसका अनुदान किया जाता था, उसको लोगों को दिया जाता था, जिसमें भूमि प्राप्तकर्ता को कर मुक्त विषय जैसी विशेष सहूलियत मिलती थी। अब क्या होता था कि देखिए, सपोज करिए इस तरह से स्टोरी के हिसाब से कि अगर किसी व्यक्ति ने, या हम कहें कि कोई व्यक्ति जो राज्य के काम में है, बड़ी पोस्ट पे है, उसको सातवाहन साम्राज्य के दौरान क्या करा जाता था, भूमि दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। और जब उसे जमीन दी जाती थी, ठीक है, तो उसको क्या करता था, विशेष रूप से उसको एक सहूलियत मिलती थी किस चीज की, कि भाई उसको जो कर है, टैक्स है, वो उस भूमि के ऊपर टैक्स नहीं देना। ठीक है, इस प्रकार की राजकीय भूमि दान का चलन मौर्योत्तर काल से प्रारंभ होकर गुप्त काल तक जारी था। ठीक है, जो मौर्य काल के समाप्ति के बाद ये शुरू हुआ था और गुप्त काल तक ये जो समय था ये चला था। शिल्प उत्पादन की बात करें तो मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल की अर्थव्यवस्था, मौर्य काल के बाद की जो अर्थव्यवस्था की एक विशेषता शिल्प और कारीगरों का विकास था। जब मौर्य काल खत्म हो गया उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था देखी गई उसमें क्या देखा गया, शिल्प और कारीगरों का विकास देखा गया, और ये मुख्य रूप से देखा गया। शिल्पकारिता इस समय बहुत उन्नत हो चुकी थी और समाज में शिल्पकारों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। अब क्या था कि भाई शिल्पकारिता, या हम कहें जो नक्काशी का काम था, ये जो उसके कलाकार थे, नक्काशी करने के कारीगर थे, उनकी जो स्किल्स थी वो बहुत उन्नत हो चुकी थी और उस समय में शिल्पकारों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बारे में अगर हम देखें तो विभिन्न शिल्प और कारीगरों की बात करें, इस समय के शिल्पकारों में लोहाकार, स्वर्णकार, मणिकार, संगत राश, कष्टकार, बुनकार, कुंभकार, हस्तिदंत मतलब कार मतलब हाथी के दंत की वस्तुएं बनाने वाले लोग, और अनाज व्यापारी आदि शामिल थे। तो जितने भी प्रकार के हम कहें जो कारीगर थे, ठीक है, शिल्पकार थे, जितने भी प्रकार के शिल्पकार थे, उन सब का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान हो चुका था। महावस्तु और मिलिंद पहने ग्रंथों में 75 से अधिक शिल्प आधारित उद्योगों का उल्लेख मिलता है, जो इस समय के शिल्प की समृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम कहें महावस्तु हो गया या मिलिंद पन्हे हो गया, उसके उन ग्रंथों में क्या देखा गया कि भाई 75 से अधिक प्रकार के शिल्प के जो काम थे उन पर आधारित उद्योगों का पता चलता है। और क्या बताते हैं, ये उस समय उन चीजों की समृद्धि बताते हैं कि हाँ, उस समय भाई हम किस समय हम बात कर रहे हैं, मौर्योत्तर काल के बाद का जो समय था, उस समय में भाई शिल्पकारों को, कारीगरों को एक अलग स्थान था उनका। ठीक है, और साथ के साथ वो बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहे थे। काल और शिल्प का विस्तार की बात करते हैं, सॉरी, कला और शिल्प की। सांची, भरहुत और मथुरा के स्तूपों पर अंकित दातव्य अभिलेख से शिल्पकारों की कला और शिल्प का विस्तार समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए शिल्पकारों के बारे में हम किस प्रकार से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं उनके कामों के आधार पर। तो सांची हो गई, या फिर भरहुत हो गया, या मथुरा हो गया। मथुरा में जो स्तूप है वहां पे जो कलाकारी की गई, उनसे हम उनकी कला के बारे में समझ सकते हैं, उनका विस्तार देख सकते हैं। इन शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं में मृदभांड, माला, मृणमूर्ति प्रमुख रूप से क्या थी, देखी जा सकती थी। क्या क्या देखा जा सकता है, मृदभांड देखे जा सकते हैं, माला हो गई, ठीक है, मृणमूर्ति हो गई, इस प्रकार की जो चीजें थी ये सब देखी जा सकती हैं। फिर बात करें शिल्पी संघ की, मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद में शिल्पकार और व्यापारी श्रेणी संघों, गिल्डों के रूप में संगठित थी। ये संघ आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक थे और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, मौर्य काल के बाद क्या हुआ था कि भाई संगठन बन गए थे, कुछ कुछ कामों के लिए संगठन बन गए थे। जैसे कि मौर्य काल के बाद में शिल्पकार और व्यापारी श्रेणियों का एक संघ, श्रेणियों का क्या बन गया था, संघ बन गया था। भाई सब लोग जो शिल्पकार थे और जो व्यापारी लोग थे वो सब साथ में आए, उन्होंने फिर एक संघ बना दिया। ये क्या काम करते थे भाई, ये संघ आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक था। भाई आर्थिक रूप से जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, ये संघ उसके ऊपर देखरेख करता था, उसको नियंत्रित करता था और सही प्रकार से चलाने में हेल्प करता था और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। श्रेणियों का संगठन की बात करें तो इस समय की शिल्पी और व्यापारी श्रेणियां, गिल्ड अधिक संगठित हो चुकी थी। जातक कथाओं में
18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इन श्रेणियों ने न केवल व्यापार और शिल्प पर नियंत्रित किया, बल्कि उन्होंने समाज में उच्च स्थान भी प्राप्त किया था। शिल्पी और व्यापार की जो श्रेणियां हैं वो संगठित हो चुकी थी, मतलब सही संगठित का एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि भाई इससे पहले का जो समय था, मौर्य काल का जो समय था, हो सकता है उसमें ये सारी संगठित ना हो, सही प्रकार से एक दूसरे के बाद काम ना करती हो, परंतु मौर्य उत्तर काल के बाद, मतलब मौर्य साम्राज्य का जब अंत हुआ और उसके बाद का जो समय आया, उसमें शिल्पी और व्यापारी जो श्रेणियां थी वो संगठित हो चुकी थी, पूरे संगठन में आ चुकी थी। दूसरा, जातक कथाओं में क्या देखा गया, 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इन श्रेणियों ने न केवल व्यापार के सेक्टर में और शिल्प को नियंत्रित किया, बल्कि उन्होंने समाज में एक उच्च स्थान भी प्राप्त किया था। श्रेणी और उनका मुख्य सामाजिक स्थान। श्रेणियों का प्रमुख को जोटक कहा जाता था। ठीक है, श्रेणियों में जो प्रमुख था व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता था, जोटक कहा जाता था। ये प्रमुख राजा के निकट होते थे और उनके साथ राजनीतिक और आर्थिक सलाह में शामिल थे। ठीक है, भाई हम कहें कि भाई जो श्रेणी है उसका जो प्रमुख व्यक्ति है उसको जोटक कहा गया। वो जोटक किससे था, राजा के साथ या राजा के समीप था, प्रमुख रूप से राजा के साथ जुड़ा हुआ था। उसको आर्थिक और राजनीतिक जो सलाह थी वो दिया करते थे। ये श्रेणियां अपने सिक्के और मोहरे भी जारी करती थी। ये जो श्रेणियां थी ये क्या करती थी भाई, अपने सिक्के भी बनाती थी, अपनी मोहरे भी जारी करती थी, ताकि इन श्रेणियों के बीच में जो आपसी व्यापार है वो इन सिक्कों और मोहरों के आधार पर काफी इजीली रूप से किया जा सके। ठीक है, जैसा हमने बताया कि ऊपर 18 श्रेणियां थी, तो श्रेणियां कर दी भाई, अपने सिक्के और मोहरे जारी करवा दिए। ठीक है, उसके बाद उन्हीं सिक्कों से व्यापार हो रहा है, उन्हीं सिक्कों से चीजों को आया जाया करा जा रहा है। जैसे कि तक्षशिला, कौशाम्बी, वाराणसी और अहिर पक्ष में पाए गए प्रमाणों से ज्ञात होता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में प्रमाण मिले हैं जिनसे यह प्राप्त होता है कि भाई सिक्के और मोहरें तैयार की गई थी श्रेणियों के द्वारा। दान और वित्तीय प्रबंधन। इन श्रेणियों ने साहूकार का काम भी किया। ये जो श्रेणियां थी, इन लोगों ने साहूकारों का भी काम संभाला। दाताओं द्वारा श्रेणियों में धन जमा किया जाता था और उस धन के बजाय ब्याज से संघ को अनाज या वस्त्र दान दिए जाते थे। क्या बताया गया है कि भाई दाताओं द्वारा, जो व्यक्ति जिनके पास धन ज्यादा है वो अपना धन देते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, श्रेणियों के पास धन जमा कराते तो उसके ब्याज से संघ को अनाज और वस्त्र दान दिए जाते थे। भाई श्रेणियों को धन दिया गया, अब जो उस पे ब्याज लग रहा है उससे कमाई हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करा जाता था, उसी पैसे से जो संघ है उस संघ में वही वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, अनाज हो गए, ये सब संघों को दान में दिया जाता था।